The Earth, Our Habitat, Chapter number 9, Geography in Social Studies, Part 2. Before we start with Part 2 of the chapter, let us just recap what we learned in the previous part. We learned about the solar system. We learned about the sun and the 8 planets around it, the meteors, the constellations, the latitudes and the longitudes, the pole star, also known as Polaris or the North Star, and the shape of the Earth. Now we will be starting with the part 2 of the chapter. Second part starts with the Global Positioning System, also called as GPS. What do you mean? What do you understand by GPS or Global Positioning System? The Global Positioning System इज़ अ नेविगेशन सिस्टम. ये एक तरीके का नेविगेशन सिस्टम है जो कि सैटेलाइट्स को यूज़ करता है. It receives this global positioning system receives the signals and algorithms to synchronize the location, velocity and time data for air, sea and land travel. जनरली ये जो GPS होता है, ये जब हम ट्रेवल कर रहे होते हैं तो हमारी एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए यूज़ होता है. ठीक है. Now what is the use of GPS? हम GPS क्यों यूज़ करते हैं? With the help of GPS, we come to know the latitudinal and longitudinal location of any place through mobile phones and Google Earth using internet. अगर आपके सिस्टम में इंटरनेट है तो आप दुनिया के किसी भी कोने में होंगे, आपका GPS के थ्रू आपका एग्जैक्ट लोकेशन यूजिंग लैटिट्यूडनल एंड लॉन्जिट्यूडनल लोकेशन आपकी पता की जा सकती है. किसके थ्रू पता की जा सकती है? मोबाइल फ़ोन्स और गूगल अर्थ के थ्रू, लेकिन इंटरनेट होना चाहिए. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइम जोन ऑफ द अर्थ. देयर आर मेजर लॉन्जिट्यूड्स in which we also understand the date and timelines. Now here there are two timelines given. One is Greenwich Mean Time, also called as GMT, and the another is International Dateline. Now what are the time zones? See, every country or the continent is having some time zones. Now Earth is divided into lines, which is the vertical lines, which is known as longitudes. Now when 0 degree runs through Greenwich is a place in London. When 0 degree longitude runs through Greenwich in London, this particular line, this 0 degree line is known as prime meridian. The time at this point is known as ग्रीनविच मीन टाइम. क्योंकि ये ग्रीनविच सिटी के अंदर है, ठीक है, इसमें से पास होती है, इसलिए इस लाइन को, इस प्राइम मेरिडियन को क्या नाम दिया गया है? ग्रीनविच मीन टाइम. इसका और एक नाम है, पहले ये जीएमटी के नाम से यूज़ होता था, अब इसको यूटीसी यानी कि यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट के नाम से जाना जाता है. एज यू ट्रेवल ईस्ट और वेस्ट फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन, टाइम चेंजेस. आप जैसे जैसे मूव करेंगे, ठीक है, ग्रीनविच से आप ईस्ट की डायरेक्शन में मूव करेंगे या वेस्ट की डायरेक्शन में मूव करेंगे, वैसे वैसे टाइम आपका चेंज होता जाएगा. अप्रॉक्सीमेटली एवरी 15 डिग्री यू विल मूव इनटू द नेक्स्ट टाइम जोन. हर 15 डिग्री लॉन्जिट्यूड पर आप एक नए टाइम जोन में आ जाते हैं. ये जो मैप आप देख रहे हैं आपके वीडियो में, इसमें ये एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरीके से हम प्राइम मेरिडियन में प्लस एंड माइनस होता है. अगर आप प्राइम मेरिडियन को आप फेस कर रहे हैं, विच इज़ ग्रीनविच मेरिडियन टाइम लाइन, वहाँ से अगर आप मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, तो आपका टाइम माइनस में होता माइनस में होता जाएगा.
ग्रीनविच को लोकल टाइम माना जाता है, वहाँ से आपका टाइम माइनस 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 में हो जाएगा, मतलब आप रात की तरफ चले जाओगे, ठीक है। और जैसे जैसे आप टुवर्ड्स इंडिया आओगे, मतलब आप अपने ग्रीनविच टाइम से, अगर आपने मैथ्स में ये नंबर लाइन पढ़ा है, नंबर लाइन में जो ज़ीरो होता है वो स्टैटिक रहता है, राइट। हम जैसे जैसे लेफ़्ट साइड पे मूव करते हैं हमारे नंबर्स माइनस में चले जाते हैं, और जैसे जैसे हम राइट साइड में जाते हैं हमारे नंबर्स प्लस हो जाते हैं। सेम लॉजिक यहाँ यूज़ होता है। ग्रीनविच को आप ज़ीरो नंबर मानो तो 0 डिग्री हो गया। अब जैसे जैसे आप लेफ़्ट साइड जाओगे आपका टाइम AM में होता जाएगा, मतलब माइनस में होता चला जाएगा। तो अगर अभी ग्रीनविच में मान लीजिए 12 बज रहा है, ठीक है, और आप उससे थोड़ा सा पीछे चले गए, 5 आवर्स पीछे जा रहे हो, ठीक है, तो -5 कितना हो जाएगा, 7 + 5 यानी शाम के 7 बज रहे होंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप इंडिया के साइड आओगे या आप यूरोप के साइड आओगे तो आपका टाइम प्लस में हो जाएगा। तो ये जो नंबर्स आप देख रहे हैं +1 +2 +3 +4 -5 -6 -3.5, दीज आर ऑल द टाइम जोन्स। तो जो भी ग्रीनविच मीन टाइम में टाइम होगा उससे प्लस या माइनस करेंगे तो आपको आपका टाइम मिल जाएगा। अब ग्रीनविच मीन टाइम में अगर टाइम हो रहा है 1 o'clock 1 PM, दैट इज़ नून 1 PM, तो इंडिया में देखो क्या लिखा है +5.5, ठीक है, मतलब +5.5 गिन लो तो कितना हो जाएगा, तो 1 + 5 is 6.5, 0.5 मतलब हाफ, ठीक है। यानी इंडिया में कितना बच रहा होगा, 1 + 6 is 7, सॉरी 1 + 5 is 6, 6 + हाफ तो 6:30 बज रहा होगा। पर सुबह का कि शाम का, शाम का, क्योंकि एक दोपहर के एक ग्रीनविच में बज रहा है इसलिए, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इंटरनेशनल डेटलाइन ऑल्सो नोन एज IDL। अब ये इंटरनेशनल डेटलाइन क्या होती है, तो इंटरनेशनल डेटलाइन इज़ एन इमेजिनरी लाइन विच रन्स फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल एंड इज़ 180 डिग्री अवे फ्रॉम द ग्रीनविच मेरिडियन। अब इसका मीनिंग क्या है कि आपकी जो डेटलाइन है, जो इंटरनेशनल डेटलाइन है, सॉरी, वो एक इमेजिनरी लाइन है जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रही है, 180 डिग्री अवे। वो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से 180 डिग्री दूर है, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ग्रीनविच मेरिडियन जो है दैट इज़ अ स्ट्रेट लॉन्जिट्यूड, जबकि इंटरनेशनल डेटलाइन जो है वो थोड़ा जिगजैग पैटर्न में है। अगर वो जिगजैग नहीं होगी तो आप एक ही कंट्री में, एक ही सिटी में आपको 2 डिफरेंट टाइम मिलेंगे, और वो चीज़ को दूर करने के लिए ये जो इमेजिनरी लाइन है इसको जिगजैग पैटर्न में बनाया गया है, ओके। इंटरनेशनल डेटलाइन एग्जैक्टली क्या होता है ये समझ लेते हैं। वाइल द वर्ल्ड इज़ डिवाइडेड इंटू 24 टाइम जोन्स। अब ये तो हमको मालूम है कि जो वर्ल्ड है वो कितने में डिवाइड किया गया है, कितने टाइम जोन्स में, 24 टाइम जोन्स में। देयर हैज़ टू बी अ प्लेस वेयर देयर इज़ अ डिफरेंस इन डेज़। अब ऐसी भी कोई जगह तो होनी चाहिए ना जहाँ पे हमें डेज़ का डिफरेंस पता चले। देयर शुड बी अ प्लेस वेयर द डे ट्रूली स्टार्ट्स ऑन द प्लैनेट। अब ऐसी भी जगह होनी चाहिए प्लैनेट पर जहाँ पर डे सच में स्टार्ट हो रहा हो। दस द 180 डिग्री लाइन ऑफ लॉन्जिट्यूड exactly 1/2 way around the planet from Greenwich, England, and 0 degree longitude is approximately where the international dateline is located। अब ये चीज़ें करने के लिए, मतलब दिन में डिफरेंस लाने के लिए, और एक दिन को सच में चालू होना चाहिए, ऐसी जगह होनी चाहिए ना, उसके लिए ये जो 180 डिग्री लाइन है, लॉन्जिट्यूड है, वो एग्जैक्टली 1/2 वे है राउंड द प्लैनेट, यानी चारों तरफ है, ठीक है। और ग्रीनविच से, ये जो ग्रीनविच का जो 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड है उससे ये 180 डिग्री दूर है,
और ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन. Again, a diagram is given, an image is given in the video which shows you how this international date line is calculated. You can see in the video that the dotted line is passing through, which is zigzag in pattern between Asia and North America. When you start moving towards Asia, one day is added. एक दिन ऐड हो जाता है, जबकि वही आप अगर नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका की तरफ चलना चालू करेंगे तो एक दिन माइनस हो जाता है. ओके, अब प्लस एक दिन हो जाने का मतलब है कि जो टाइम है वो माइनस में चला जाएगा, और एक दिन प्लस होने का मतलब, एक दिन सब्ट्रैक्ट होने का मतलब है आपका एक दिन प्लस में, टाइम हमारा प्लस में कैलकुलेट हो जाएगा. ठीक है, और जब आप गोल घूम कर आते हो तो अगेन वो वही हो जाता है. सो 180 डिग्री 180th meridian is this international date line, separates one day from the next. इसीलिए ये एक दिन को दूसरे दिन से अलग करता है. ठीक है, तो अगर मैं एशिया से चालू करूँ ट्रेवल करना एंड आई लैंड इन नॉर्थ अमेरिका, तो मेरा डे का डिफरेंस मुझे टाइम के थ्रू पता चलता है. इसलिए जब हम लोग, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल आई एम शेयरिंग, व्हेन आई वेंट टू लंदन, मुंबई से चालू किया था, इट टुक अस 22 आवर्स. एक्चुअली 22 आवर्स नहीं लगते हैं पहुंचने में, लेकिन क्योंकि टाइम जोन चेंज हो गया था इस वजह से हमारा कैलकुलेशन आया 22 आवर्स का. ओके, इंटरनेशनल टाइम जोन्स. देयर आर सर्टेन की टर्म्स एंड पॉइंट्स विच यू नीड टू रिमेंबर. फर्स्ट इज प्राइम मेरिडियन, the 0 degree line of longitude that passes through Greenwich in London. It runs from the North Pole to the South Pole and is called the Greenwich Meridian Time. दूसरा पॉइंट है Greenwich Mean Time. अब ये क्या होता है, तो when the sun is directly over the prime meridian, the time is 12 noon GMT, that is Greenwich Mean Time. All other time zones are measured from this. इसीलिए इसको ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं. जब सन डायरेक्टली किसके ऊपर होता है, प्राइम मेरिडियन के ऊपर होता है, तब जीएमटी के हिसाब से 12 बज रहा होता है, और बाकी सारे टाइम जोन्स ये जीएमटी के बेसिस पे ही कैलकुलेट किए जाते हैं. नेक्स्ट इज टाइम जोन्स. द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू टाइम जोन्स एंड ईच जोन हैज़ अ डिफरेंस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर फ्रॉम ग्रीनविच. जो टाइम जोन है अर्थ का वो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया है, और हर एक हिस्सा ग्रीनविच से अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे का डिफरेंस होता ही है, उसमें बताता ही है. इंटरनेशनल डेट लाइन, 180 डिग्री लाइन ऑफ लॉन्जिट्यूड दैट रन्स फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द ग्लोब टू द ग्रीनविच मेरिडियन. अब ग्रीनविच मेरिडियन जहाँ पर है वहाँ से उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो लॉन्जिट्यूडनल लाइन है ऑफ 180 डिग्री वो रन करती है. कहाँ से, नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक. उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन विच इज़ जिगजैग इन पैटर्न, नॉट स्ट्रेट. ओके, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द इंटरनेशनल डेट लाइन. अब इंटरनेशनल डेट लाइन का क्या इंपॉर्टेंस है. व्हेन ट्रेवलिंग ईस्ट, इफ़ यू क्रॉस द इंटरनेशनल डेट लाइन यू मूव इनटू अ न्यू टाइम जोन. जब आप ईस्ट की तरफ मान लीजिए चलना चालू करते हैं, ट्रेवल करते हैं, और आप इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस कर लेते हैं, तो आप एक नए टाइम जोन में आ जाते हैं. एंड इनटू द प्रीवियस डे ऑन द कैलेंडर, और एक दिन पीछे चले जाते हैं कैलेंडर में. ठीक है, मतलब आज मैंने ट्यूसडे से चालू किया है और मैं इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस कर गई, तो मेरा टाइम जोन एक दिन पीछे चला जाएगा, मतलब मैं मंडे में चली जाऊंगी, ऐसा. नाउ वी हैव ऑलरेडी डन द टाइम जोन्स एंड GPS. वी विल नाउ मूव ऑन टू द climatic zones. Now the climatic zones of the earth is divided into 3 parts. Which are they, that we will see now. The climatic zones are of 3 types. ये 3 टाइप के होते हैं, torrid zone, temperate zone and frigid zone. What is the meaning of torrid zone?
The midday sun is exactly overhead at least once a year on all latitudes in between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. This area therefore receives the maximum heat and is called the torrid zone. अब टॉरिड जोन का मतलब क्या होता है कि जो सन है, मिड डे सन मतलब दोपहर का जो सन होता है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में सबसे ज़्यादा हीट देता है, सबसे ज़्यादा उसके ऊपर चमकता है, इसलिए इस वाले जो जोन में सबसे ज़्यादा हीट होती है, मैक्सिमम हीट होती है, ठीक है। इसलिए इस जोन को क्या बोलते हैं? टॉरिड जोन। द टेम्परेट जोन। द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मिड डे सन जो है वो कभी भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से ऊपर के लैटिट्यूड्स के ऊपर ज़्यादा शाइन नहीं करता। वहाँ पे जो गर्मी होती है वो टॉरिड जोन के कंपैरिजन में कम होती है, ठीक है। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? ये जोन को बोलते हैं टेम्परेट जोन। द एंगल ऑफ द सन रेज गोज़ ऑन डिक्रीजिंग टूवर्ड्स द पोल्स। अब हमको मालूम है कि जो हमारा अर्थ है वो सीधा नहीं है, वो थोड़ा सा अपने एक्सेस से टिल्टेड है, ठीक है। तो जब सनरेज उसके ऊपर पड़ती है तो जो पोल्स हैं, दोनों पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, वहाँ पर जो सनरेज है वो कैसी हो जाती है? डिक्रीज़ हो जाती है। एज सच द एरियाज बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्टिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये कौन सा वाला एरिया है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्टिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और सदर्न में कहाँ पर? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से एंटार्क्टिक सर्कल इन द सदर्न हेमिस्फीयर हैव मॉडरेट टेम्परेचर्स। मॉडरेट मतलब ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म, उसको कहते हैं मॉडरेट, ओके। तो उनका तापमान कैसा होता है? सामान्य होता है, मॉडरेट होता है, और ये एरियाज़ में होता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्टिक सर्कल, और सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके एंटार्क्टिक सर्कल तक जो टेम्परेचर होता है अर्थ का वो मॉडरेट होता है। दीज आर देयरफॉर कॉल्ड टेम्परेट जोन्स। इसीलिए ये जो दो जोन्स हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में, इसको हम कहते हैं टेम्परेट जोन्स। फ्रिजिड जोन। अब फ्रिज, सबके घर में फ्रिज है। फ्रिज कैसा होता है? ठंडा होता है कि गर्म होता है? चिल्ड होता है। फ्रिज हमेशा चिल्ड होता है और फ्रीज़र भी चिल्ड होता है। तो अब फ्रिजिड जोन से आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि फ्रिजिड है मतलब कि बहुत ठंडा होता है, चिली, एकदम ठंडा। एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्टिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द एंटार्क्टिक सर्कल इन द साउथ पोल इन द सदर्न हेमिस्फीयर आर वेरी कोल्ड। जो आर्टिक सर्कल से लेके नॉर्थ पोल तक इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एंटार्क्टिक सर्कल से लेके साउथ पोल इन सदर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेचर कैसा होता है? सनरेज वहाँ तक पहुँचती ही नहीं है, डिक्रीज़ हो जाती है। तो वहाँ पे मौसम कैसा रहता है? हमेशा एकदम ठंडा रहता है। इसलिए आप वहाँ पर पेंगुइन्स वगैरह देख सकते हो। अब पेंगुइन्स को अगर हम टेम्परेट जोन में या टॉरिड जोन में लेकर आएंगे तो वो मर जाएंगे, क्योंकि उनको हैबिट ही नहीं होती गर्म वातावरण में रहने की, वो तो हमेशा आइसी एरिया में रहता है, ठीक है। तो फ्रिजिड जोन जो है वो कैसा होता है? इट इज़ वेरी वेरी कोल्ड। इट इज़ बिकॉज हियर द सन डज नॉट राइज मच अबव द हॉराइजन। जो सन है उसकी रेस, अब हमने पहले वाले वीडियो मतलब पहले वाले पार्ट्स में देखा कि हमारा अर्थ टिल्टेड है और हम उसके पास सन का फोकस रखेंगे तो जो इक्वेटर है, इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक बहुत सारी रेज आती है और वो स्लैंट हो जाती है टुवर्ड्स द पोल्स। तो वहाँ तक पोल्स तक वहाँ पे सूरज नहीं पहुँच पाता, तो क्या होता है कि वहाँ पे ठंडक ज़्यादा रहती है। देयरफॉर इट्स रेज आर ऑलवेज स्लैंटिंग। इसलिए सन रेज वहाँ पे कैसी होती है? हमेशा स्लैंटिंग होती है, तिरछी होती है। दीज आर देयरफॉर कॉल्ड द फ्रिजिड जोन्स। इसीलिए इनको हम फ्रिजिड जोन्स कहते हैं। अब जब जोन समझ में आ गए हैं, क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ द अर्थ, अब हम चलते हैं मोशंस ऑफ द अर्थ। अब ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का।
अर्थ हैज़ टू टाइप्स ऑफ मोशंस, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। अर्थ जो है उसके दो टाइप के मोशंस हैं, एक है रोटेशन और एक है रिवॉल्यूशन। अब मोशंस ऑफ द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। रोटेशन का मीनिंग क्या होता है? जब अर्थ अपने ही एक्सेस पे गोल गोल घूमता है उसको हम कहते हैं रोटेशन, लेकिन जब वो सन के चारों तरफ चक्कर काटता है तो उसको हम कहते हैं रिवॉल्यूशन। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड अर्थ्स रोटेशन। रोटेशन इज द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। रोटेशन का मतलब होता है अर्थ का उसके ही एक्सिस पे गोल गोल घूमना। द टाइम फॉर वन रोटेशन इज़ 24 आवर्स, मतलब एक दिन। जो टाइम है एक रोटेशन, अर्थ का एक रोटेशन कब ख़त्म होता है? 24 आवर्स में, मतलब वन डे में। और ये रोटेशन की वजह से ही जो हमें डे एंड नाइट पता चलती है, दिन होता है कभी रात होती है, वो किसकी वजह से होता है? ये रोटेशन की वजह से ही होता है। जो हिस्सा सन की तरफ रहेगा वो डे में जाएगा और जो हिस्सा सन के ऑपोजिट रहेगा वो डार्क हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगी? वहाँ पे नाइट हो जाएगी। ठीक है, अब रोटेशन समझ लिया, अब अर्थ का रिवॉल्यूशन समझ लेते हैं। अ रिवॉल्यूशन अकर्स एज द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। रिवॉल्यूशन कब होता है? जब अर्थ सन के चारों तरफ गोल गोल घूमता है। द टाइम फॉर वन रिवॉल्यूशन इज़ 365 डेज। जो रिवॉल्यूशन का टाइम है वो 365 डेज प्लस 6 आवर्स है। प्लस 6 आवर्स क्यों? क्योंकि पूरा 365 डेज नहीं लेता, 365 डेज में कुछ घंटे प्लस होके लेता है, इसलिए ये जो टाइम है +6, ये 6 6 6 6 4 ज़ा 24। सो ये जब 4 बार ऐसा होता है, 4 साल ऐसे होते हैं, 4 रिवॉल्यूशन ऐसे होते हैं, तो हमको एवरी 4th ईयर एक लीप ईयर मिलता है। वो उसका कंसेप्ट हम आगे पढ़ेंगे, ये मैं आपको जस्ट बता रही हूँ। और ये रिवॉल्यूशन होने की वजह से हमें क्या मिलता है? रोटेशन की वजह से हमें डे एंड नाइट मिलता है, और रिवॉल्यूशन की वजह से हमें क्या मिलता है? 4 सीजन्स मिलते हैं, विंटर, समर एंड ऑटम, विंटर, स्प्रिंग, समर एंड ऑटम। दीज आर द रिजल्ट्स ऑफ, ये जो 4 सीज़न है ये किसका रिजल्ट है? ये रिवॉल्यूशन का रिजल्ट है। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ डे एंड नाइट। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ डे एंड नाइट। As the earth rotates on its axis, half of the earth faces the sun and half of the earth faces away from the sun. जब अर्थ रोटेट होता है उसके एक्सेस पे तो आधा अर्थ किसकी तरफ होता है? सन की तरफ होता है, और आधा अर्थ जो है वो सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। द हाफ ऑफ द अर्थ दैट फेसेस द सन विल एक्सपीरियंस डे। अभी मैंने समझाया कि जो हिस्सा सन की तरफ में होता है अर्थ का, वो उन लोग क्या मिलेगा उनको उस उधर पे डे होगा, उजाला आ गया मतलब डे होगा। और जो सन से ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा वो वाले हिस्से में क्या एक्सपीरियंस करेंगे लोग? नाइट। तो जब हमारे यहाँ नाइट होती है तब समझ जाने का कि हम लोग सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। ठीक है, और हमारे ऑपोजिट साइड वाली कंट्रीज़ को वहाँ पे डे हो रहा होगा क्योंकि सन की लाइट अभी वहाँ पर पड़ रही होगी। In the given image, it has been explained. See, the yellow portion are the rays of the sun, and the black portion of the earth is nothing but the night, which is shown in the diagram. ये आपको अपने नोटबुक में ड्रॉ करना होगा। आप इसमें से भी ड्रॉ कर सकते हैं और आप अपने टेक्स्ट बुक में से भी एग्जाम्पल लिख के डायग्राम को कॉपी कर सकते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द वेरिंग लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। अब हमेशा डे और नाइट सेम नहीं होते, उनके लेंथ हमेशा चेंज होते रहते हैं। द इफेक्ट्स ऑफ रिवॉल्यूशन कॉजेज वेरिंग लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। अब ये जो इफ़ेक्ट होता है रिवॉल्यूशन का, उसकी वजह से क्या होता है? डे और नाइट की जो लेंथ है
वो कभी ज़्यादा और कभी कम होती है। इन दिसंबर द सन इज़ डायरेक्टली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दिसंबर में जो सन होता है वो कैसा होता है, डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर होता है। देयरफॉर देयर विल बी शॉर्टर डेज एंड लॉन्गर नाइट्स। अब क्योंकि सन डायरेक्टली ऊपर होता है तो डेज कैसे हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, और नाइट्स कैसी हो जाती है, लंबी हो जाती है। जबकि वही सेम चीज़ जून में कैसी होती है, उल्टी होती है। जून में द सन इज़ डायरेक्टली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जून में जो सन है वो डायरेक्टली कहाँ होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होता है। देयरफॉर देयर विल बी लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स। इसीलिए जून में जो डेज होते हैं वो लंबे होते हैं और जो नाइट्स होती हैं वो छोटी होती है, शॉर्ट होती है। सॉल्स्टिसेस एंड इक्विनॉक्सेस। अब सॉल्स्टिस क्या होता है, वन ऑफ 2 days in the year when the sun is at its highest or lowest point in the sky at noon 12 बजे, जब एक दिन, वन ऑफ द 2 days यानी 2 दिन में से किसी एक दिन को, जब 2 दिन, साल के 2 दिन में कोई एक दिन ऐसा होता है कि सन या तो उसके हाईएस्ट पॉइंट पर होता है या फिर उसके लोएस्ट पॉइंट पर होता है 12 बजे, उसको बोलते हैं सोलिस्टिस। ओके, अब इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है, वन ऑफ द 2 days इन द ईयर व्हेन डे एंड नाइट आर ऑफ द सेम लेंथ। मतलब इक्वी का मतलब होता है इक्वल, करेक्ट। सो इक्विनॉक्स का मतलब होता है जब डे और नाइट दोनों की लेंथ जो है वो सेम हो, उसको बोलते हैं इक्विनॉक्स, ठीक है। समर सॉल्स्टिस marks the beginning of the summer on June 21 or 22. June 21 is the longest day when it is summer in the northern hemisphere. It will be winter in the southern hemisphere and the sun is directly over the Tropic of Cancer. So जो समर सॉलिस्टिस है वो क्या होता है, बिगनिंग ऑफ समर। ये कौन सा टाइम होता है, जब हमारे यहाँ पे गर्मी स्टार्ट होती है जून में। जून 21 को क्या होता है, जून 21 को पूरे ईयर का सबसे लंबा दिन होता है। इस समय क्या होता है, जो सन है वो डायरेक्टली कहाँ होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है, इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डेज होते हैं, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है। विंटर सॉल्स्टिस mark the beginning of the winter on December 21. December 21 is the shortest day. अब December 21 या 22 को क्या होता है, ये दिन के शॉर्टेस्ट डेज होते हैं, क्योंकि जो सन होता है वो कहाँ होता है, वो डायरेक्टली सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर होता है। तो सदर्न हेमिस्फीयर में समर होता है जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है, इसलिए यहाँ पे डे कैसा होता है, छोटा होता है। विंटर में डेज छोटे होते हैं, रातें लंबी होती है। अभी जो हमने देखा था दैट वाज समर एंड विंटर सॉलिस्टिस। अब हम पढ़ेंगे इक्विनॉक्स। स्प्रिंग इक्विनॉक्स मार्क्स द बिगनिंग ऑफ स्प्रिंग ऑन मार्च 20 or 21 when it is spring in the northern hemisphere. It will be autumn in the southern hemisphere and sun is directly over the equator. अब स्प्रिंग इक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है कि ये कब का टाइम होता है, स्प्रिंग का टाइम होता है। स्प्रिंग इक्विनॉक्स का मतलब है स्प्रिंग में कौन से दिन डेज एंड नाइट्स सेम होती है। सो मार्च 2021 को डेज एंड नाइट्स सेम होती है। क्यों होती है, क्योंकि when it is spring in northern hemisphere it will be autumn in the southern hemisphere, और सन कहाँ होगा, डायरेक्टली इक्वेटर के ऊपर होता है, इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग होता है जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम होता है। ऑटम है इक्विनॉक्स
marks the beginning of the autumn on September 22-23. When it is autumn in the northern hemisphere, it will be spring in the southern hemisphere, and the sun is directly over equator. Here the diagram shows that how the revolution around the sun, we can see the changes in the solstice as well as in the changes in the equinox. Just go through it, you will able to understand. During the seasons, temperature changes depend on the angle at which the sun rays hit the earth. Now see why rotation and revolution is so important, क्योंकि जो सन रेज जिस हिसाब से अर्थ के ऊपर आती है उसकी वजह से चेंजेस किस में आते हैं, सीज़न में भी आते हैं और टेम्परेचर में भी आते हैं, क्योंकि सन रेज उस हिसाब से अर्थ के ऊपर गिरती है. नाउ वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ लूनार एंड सोलार एक्लिप्स. लूनार मतलब मून, चंद्र ग्रहण, और सोलार मतलब सूर्य ग्रहण. अब हम ग्रहण के बारे में पढ़ेंगे. What is an eclipse? An eclipse occurs when one object in space blocks an observer from seeing another object in space. From Earth, there are two main types of eclipses: solar eclipses and lunar eclipses. अब eclipses का मतलब क्या होता है? जब जो लाइट वाली चीज़ के सामने अगर आप कोई ऑब्जेक्ट लगा दो तो वो क्या बन जाता है, दूसरा जो उसके पीछे वाला ऑब्जेक्ट है वो लाइट को नहीं देख पाएगा. ठीक है, बीच में आ जाना, किसी चीज़ के बीच में आ जाना. तो अर्थ और सन और मून जब ये तीनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं तो एक्लिप्स हो जाता है, ग्रहण लग जाता है. अब अर्थ में दो टाइप के एक्लिप्स बताए गए हैं, एक है सोलर एक्लिप्स और एक है लूनार एक्लिप्स. सोलर एक्लिप्स. Solar eclipse occurs when the moon passes in front of sun, causing a shadow to fall on certain portions of the earth. The eclipse is not seen from every place on earth, but only from the locations where the shadows fall. From these locations, it appears as if the sun has gone dark. सोलर एक्लिप्स कब होता है? जब सन के और अर्थ के बीच में मून आ जाता है. मून की शेडो ऐसी पड़ती है जैसे कि सन काला हो गया है, क्योंकि मून बीच में आ जाने से तीनों एक लाइन में आ जाते हैं. तो वो कैसा प्रतीत होता है, जैसे कि सन के सामने कोई एक ओपेक ऑब्जेक्ट आ गया हो. वो एक्चुअली कुछ नहीं होता है, मून होता है जिसकी छाया हमको दिखाई देती है एज सोलर एक्लिप्स. टाइप्स ऑफ एक्लिप्स. अब एक्लिप्स के भी टाइप होते हैं. सोलर और लूनार तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी उसके टाइप्स होते हैं. डिपेंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ द शेडो यू आर लोकेटेड इन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्लिप्सेस. हमारे को जैसी जैसी शेडो दिखती है उसके हिसाब से इसके टाइप्स होते हैं. टोटल मतलब पूरी तरीके से सन कवर हो जाता है मून से. एन्युलर का मतलब होता है एन एन्युलर एक्लिप्स इज व्हेन मून कवर्स द सन बट द सन कैन बी सीन अराउंड द एजेस. सन के सामने मून तो आ जाता है लेकिन उसके आजू बाजू एक गोल्डन सी रिंग दिखाई देने लगती है, उसको कहते हैं एन्युलर. पार्शियल का मतलब होता है कि अब सब हमारा अर्थ क्योंकि गोल है तो सब तरफ तो वो फुल नहीं दिखाई देगा ना, तो कहीं कहीं पर आधा सन दिखाई देता है और ऐसा लगता है आधे सन के सामने कुछ ऑब्जेक्ट आ गया है, उसको कहते हैं पार्शियल एक्लिप्स. कभी भी एक्लिप्स को हम डायरेक्टली अपने नेकेड आइज से नहीं देखते हैं. डोंट लुक एट द सोलर एक्लिप्स. Never look directly at a solar eclipse. Even though it appears darker, the harmful rays of sun can still damage your eyes. हम कभी भी सोलर एक्लिप्स को डायरेक्ट अपनी आँखों से नहीं देखते हैं, क्योंकि सन रेज जो है उसकी वजह से हमारी आँखें ख़राब हो सकती हैं. लूनार एक्लिप्स.
A lunar eclipse occurs when the moon passes through the earth shadow. Lunar eclipse have the same three phases or the types of solar eclipses, including the Amra matlab total, Antumbra मतलब annular and Penumbra मतलब partial. अब लूनर एक्लिप्स क्या होता है? जब अर्थ, सन और मून तीनों एक लाइन में आ जाते हैं और मून के ऊपर अर्थ की शैडो पड़ती है, तो उसको हम कहते हैं लूनर एक्लिप्स. और ये भी सोलर एक्लिप्स की तरह तीन तरीके के होते हैं. टोटल पूरा, एन्युलर मतलब जिसमें से रिंग दिखाई देती है, एंड पेनुम्रा का मतलब होता है पार्शियल. लूनर एक्लिप्स कैन बी सीन बाय अ मच लार्जर एरिया ऑफ द अर्थ देन सोलर एक्लिप्स. लूनर एक्लिप्स जो है वो अर्थ के मैक्सिमम जगह पर देखा जा सकता है, बजाय कि सोलर एक्लिप्स को कम जगह देखा जाता है. दे ऑल्सो कैन बी व्यूड विदाउट स्पेशल इक्विपमेंट टू प्रोटेक्ट द आइज. वो एक स्पेशल इक्विपमेंट के साथ में आप लूनर एक्लिप्स दे सकते हैं, जिससे कि आपकी आइज बची रहे. लूनर एक्लिप्स आर नॉट टोटली डार्क. लूनर एक्लिप्स जो होते हैं वो हमेशा पूरे डार्क नहीं होते. अब हमारा लीप ईयर छूट गया था, वो यहाँ पे मैंने कवर किया है. व्हाट इज़ अ लीप ईयर? अ लीप ईयर इज़ अ ईयर कंटेनिंग वन एक्स्ट्रा डे in order to keep the calendar year synchronized with the astronomical and seasonal year. लीप ईयर का मतलब होता है कि जो आपका ईयरली कैलेंडर है उसमें एक साल बढ़ जाता है. लीप ईयर के दिन आपके टोटल डेज होते हैं 366. बाकी टाइम आपके जो टोटल ईयर डेज होते हैं वो होते हैं 365. लेकिन सिर्फ लीप ईयर के टाइम पर जो हमारा एक्स्ट्रा डे होता है वो 666 मिनट्स 666 आवर्स रोटेशन के जो रिवॉल्यूशन के होते हैं वो ऐड होके एक पूरा दिन बन जाता है लीप ईयर में. ठीक है, और ये इसलिए होता है एक एक्स्ट्रा दिन, जिससे कि हमारा कैलेंडर और हमारा जो सीजनल ईयर है वो एक ऑर्डर में रहे, एक सिंक्रोनाइज्ड ऑर्डर में रहे. फॉर एग्जांपल इन द ग्रेगोरियन कैलेंडर, कॉमन कैलेंडर जिसको बोलते हैं, फरवरी इन अ लीप ईयर हैज़ 29 days instead of the usual 28. So the year lasts 366 days instead of the usual 365. अब हमको ये जो एक एक्स्ट्रा दिन दिखाई देता है वो कहाँ दिखाई देता है? वो हमको फरवरी में दिखाई देता है. इन फरवरी इन लीप ईयर फरवरी हैज़ 29 days instead of 28 days. With this we end our chapter over here, and there are some homework. आपको होमवर्क में कुछ चीज़ें करनी है, जैसे कि ड्रॉ द फॉलोइंग डायग्राम्स इन योर नोटबुक, कलर एंड लेबल देम प्रॉपरली. ये डायग्राम्स आपको बनाने हैं. डे एंड नाइट का डायग्राम आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है. क्लाइमेटिक जोन्स, जिसमें आपको टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन बताना है. आयन जोन, ये भी आपकी बुक में दिया हुआ है. सोलर एक्लिप्स एंड लूनर एक्लिप्स, ये सारे डायग्राम्स आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं. आपको अपनी टेक्स्ट बुक में से कॉपी करना है अपनी नोटबुक में. प्लीज़ एंश्योर दैट यू कलर देम एंड लेबल देम प्रॉपरली. यू कैन यूज़ कलरफुल पेन्स, pencil colors to draw these diagrams. Another homework that you are having is you will do exercise number 1, 2 and 3 of your textbook in textbook itself. You will not do that exercise in your notebook. While exercise numbers 4, 5 and 6 are to be done in your notebooks. So 4, 5, 6 and they are short answer questions.
answer the following and short notes. These three exercises you will do in your notebooks. If you have any doubt, we will solve between 6 to 7 p.m. today. And the reason I'm giving you this video today instead of Tuesday is because you guys are having exam from government exam is upcoming, and they will be starting from 27th of August. So I wanted you guys to just go through the chapter and prepare yourself properly, especially the diagrams, because I have seen that in government papers they do ask a diagram or two. So practice them properly. Thank you.